Assalamu alaikum dear students. I am Anam Ghafoor from Alhamd College of Nursing भक्कर। आज का हमारा जो ऑब्जेक्टिव्स हैं आज के लेक्चर में उसमें हम देखेंगे, डिफ़ाइन करेंगे बायोकेमिस्ट्री को, सिग्निफिकेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री इन नर्सिंग, बायोकेमिस्ट्री की नर्सिंग में क्या इम्पोर्टेंस है, एसिड क्या है, बेस क्या है, एसिड बेस बैलेंस हमारी बॉडी में कैसे होता है और अगर इसका इम्बैलेंस हो जाए हमारी बॉडी में तो क्या होता है। आज हम इनको देखेंगे, ये हमारे आज के ऑब्जेक्टिव्स हैं। बायोकेमिस्ट्री डेफिनेशन है सबसे पहले, बायोकेमिस्ट्री इज़ अ बेसिक साइंस इन विच बायोलॉजिकल फिनोमिना आर स्टडीड इन कंसिडरेशन विद देयर केमिकल नेचर। के बायोलॉजिकल फिनोमिना है, इसमें हम स्टडी करते हैं विद देयर केमिकल नेचर। In molecular term, biochemistry describes the structure, mechanism and chemical process shared by all organisms. इसमें हम स्टडी करते हैं कि बॉडी में हमारा कोई भी मैकेनिज़्म है, उसमें केमिकल प्रोसेस हो रहा है, जिस तरह मेटाबॉलिज्म परफॉर्म हो रहा है तो वो कैसे हो रहे हैं। टर्म बायोकेमिस्ट्री वाज गवर्न्ड बाय न्यूरनबर्ग इन 1903 में न्यूरनबर्ग ने ये टर्म दी थी। सिग्निफिकेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री इन नर्सिंग, के बायोकेमिस्ट्री की नर्सिंग फील्ड में क्या इम्पोर्टेंस है, हम क्यों पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री को नर्सिंग में। देखते हैं, बायोकेमिस्ट्री गिव्स वास्ट नॉलेज अबाउट नॉर्मल बायोकेमिकल कंपोजिशन सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स। हमारी बॉडी में बायोकेमिकल कंपोजिशन है, नॉर्मल लेवल्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की अमाउंट कितनी होनी चाहिए हमारी बॉडी में, फैट्स कितने होने चाहिए, अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स वगैरह, तो ये हमें उसके बारे में नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। बायोकेमिस्ट्री मेक इट ईजी टू अंडरस्टैंड बाय एक्सप्लेनिंग द बेसिस ऑफ मेटाबॉलिज्म दैट हाउ फूड इज़ डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड इन द बॉडी। मीन्स के हम फूड लेते हैं, इंजेस्ट करते हैं, वो हमारी बॉडी में कैसे डाइजेस्ट हो रही है और कैसे हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो रही है ब्लड में। What are the biochemical agents that help in this process and how is energy generated during this process? कि हमारी बॉडी में कौन कौन से बायोकेमिकल एजेंट्स हैं जो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं और एनर्जी जो है इस प्रोसेस के दौरान कैसे प्रोड्यूस होती है। दिस बेसिक नॉलेज ऑफ मेटाबॉलिज्म दैन एक्सप्लेन्स वेरियस डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंस, मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम्स एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। उसके अलावा ये हमें नॉलेज प्रोवाइड करता है अगर कोई भी डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंस या कोई भी ऐसी डिजीज़ है जो हमारे डाइजेशन से रिलेटेड है, इनगल्फमेंट में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है या कोई मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है या मेटाबॉलिक कोई डिसऑर्डर है, तो उसके बारे में भी हमें नॉलेज प्रोवाइड करता है। It provides essential information about the role of water and electrolytes in body and how maintenance of pH of body fluids play a role in the survival of person. In clinical research, while doing work in the labs, biochemistry gives vast knowledge about various diagnostic tests for diagnosing a disease. It also provides significant knowledge about sampling. ये क्लिनिकली अगर हम बात करते हैं तो हमें ये नॉलेज प्रोवाइड करती है बायोकेमिस्ट्री। टेस्ट हम कोई भी पेशेंट है हमारे पास तो हम उसकी लैब्स करवाते हैं, तो वो लैब्स हमारे लिए हेल्प आउट होती हैं डिजीज़ डायग्नोज बनाने में और फिर हम फर्दर उसको कैसे क्योर करते हैं। इट आल्सो प्रोवाइड सिग्निफिकेंट नॉलेज अबाउट सैम्पलिंग। उसके अलावा ये हमें नॉलेज प्रोवाइड करती है सैम्पलिंग कैसे लेते हैं, उसको हम कलेक्ट कैसे करते हैं और हम उसको सेव कैसे करते हैं। In body, as each and every biochemical reaction work under the supervision of enzymes, any alteration in the activity of enzymes bring drastic change in a body. के बॉडी में कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहा है, जिस तरह अगर हम बात करें कि हमारी बॉडी में प्रोटीन, फैट या कोई भी मेटाबॉलिज्म परफॉर्म हो रहा है तो वो एंजाइम्स के अंदर ही हो रहा है, तो उसमें डिफरेंट जो होते हैं एंजाइम्स होते हैं, हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हो गए, वो इन्वॉल्व होते हैं और अगर इनमें से किसी की अल्ट्रेशन हो जाए तो वो एंजाइम्स की एक्टिविटी को रोक देते हैं या कम कर देते हैं या एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, तो उससे क्या होगा, हमारी बॉडी में एक बहुत बड़ा चेंज आएगा। एप्लीकेशन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री आर एसेंशियल टू द नर्सिंग प्रोफेशन टू करेक्ट डायग्नोसिस, नर्सिंग केयर प्लान, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़। जिस तरह हमने पहले बात की है कि ये हमें हेल्प आउट करती है बायोकेमिस्ट्री। हम लैब्स करवाते हैं, लैब्स हमारे लिए
हेल्प आउट करती हैं डायग्नोस के लिए। फिर हम उससे फर्दर जो है वो नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं। ट्रीटमेंट है जो हम पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। नर्सिंग केयर प्लान्स प्रिवेंशन होती है एंड कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ कि हम उनको अर्ली स्टेजेस पे कैसे डायग्नोज करके प्रिवेंट कर सकते हैं। नो डेज एन एडवांस सिस्टम ऑफ स्टडी हैज़ emerged दैट हैज़ प्रूव्ड सक्सेसफुल रोल इन स्टडिंग एट जीन लेवल एंड thus proves beneficial in treatment of genetic diseases such as sickle cell anemia, hemophilia, etc. मतलब पहले होता था कि हम कुछ ही डिजीज़ थी जिनको हम लैब्स के थ्रू जो थे वो डायग्नोज करते थे, लेकिन अब एडवांस्ड उसमें सिस्टम में हम हर जो है डिज़ीज़ को वो डायग्नोज कर सकते हैं एट जीन लेवल। हो गया कोई भी इन्फेक्शियस डिज़ीज़ हो गई, कोई भी डिज़ीज़ है हम अब उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं। वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स play a central role in metabolic activities of organisms के वाटर जो है और इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो हमारी बॉडी में सेंट्रल रोल प्ले करते हैं। वाटर रिप्रेजेंट्स द कंटिन्यूस फेजेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म वेयर वेरियस साल्ट्स गेट डिसोसिएटेड इनटू चार्ज आयंस एंड एक्ट्स एज इलेक्ट्रोलाइट्स। हमारी बॉडी में जो वाटर है उसमें डिफरेंट वाटर जो होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, उनमें डिफरेंट टाइप्स के जो साल्ट्स होते हैं वो डिसोसिएट होते हैं। उनमें कुछ केटाइंस होते हैं, कुछ एनाइंस होते हैं। केटाइंस एज वेल एज जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, एनाइंस होते हैं उन पे नेगेटिव चार्ज होता है। केटाइंस के एग्जांपल जिस तरह सोडियम पोटाशियम की बात कर लें हम, और एनाइंस जिन पे नेगेटिव होता है वो क्लोराइड्स हो गए हमारे। वाटर मेक्स अप अप्रॉक्सीमेटली 60% ऑफ द टोटल बॉडी वेट ऑफ एन अडल्ट। बॉडी वाटर इज़ ब्रोकन डाउन इनटू वेरियस कंपार्टमेंट्स। इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है। इंट्रासेलुलर फ्लूइड द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट विद इन द सेल इज़ इंट्रासेलुलर फ्लूइड। जो फ्लूइड हमारा सेल के अंदर होता है उसको हम इंट्रासेलुलर बोलते हैं। इट फॉर्म्स अबाउट 2/3 ऑफ टोटल बॉडी वाटर। 40-45% नियरली कंट्रीब्यूट ऑफ द बॉडी वेट के इंट्रासेलुलर फ्लूइड जो होता है उसमें 40-45% वो कंट्रीब्यूट करता है हमारे बॉडी वेट में। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट आउटसाइड द सेल फॉर्मिंग अबाउट 1/3 ऑफ टोटल बॉडी वेट। वो 40-45% जो था इंट्रासेलुलर फ्लूइड वो बॉडी वेट में कंट्रीब्यूट कर रहा था, ये सिर्फ 1/3 कर रहा है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? आउटसाइड ऑफ द सेल। नेक्स्ट जो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो होता है उसको फर्दर डिवाइड कर देते हैं। उसमें हमारे पास प्लाज्मा फ्लूइड आ जाता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स आ जाता है कि इंटरस्टिशियल में कितने % फ्लूइड प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा में कितना होता है, ट्रांससेलुलर फ्लूइड कितना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास अनाइन गैप। अनाइन गैप क्या है? अनाइन गैप इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मेजर्ड केटाइंस एंड प्राइमरी मेजर्ड एनाइंस। कि ये डिफरेंस बताता है हमें कि अनाइंस और केटाइंस के बीच में। इट रिप्रेजेंट्स द कंसनट्रेशन ऑफ ऑल अनमेजर्ड एनाइंस इन द प्लाज्मा। नॉर्मल अनाइन गैप इज़ 8 to 16 mmol है। नेक्स्ट है एसिड बेस बैलेंस। एसिड पढ़ेंगे कि एसिड क्या है और बेस। एन एसिड इज़ अ सब्सटेंस विच लिबरेट्स प्रोटॉन्स और H पॉजिटिव आयंस व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर। मीन्स एसिड्स क्या हैं? और केमिकल्स हैं विच डिसोसिएट H पॉजिटिव आयन व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, कि जब इनको पानी में डिजॉल्व किया जाता है। फॉर एग्जांपल HCl। ठीक है, बेस क्या है? बेस इज़ डिफाइंड एज सब्सटेंस विच इज़ कैपेबल ऑफ गिविंग हाइड्रोक्सल आयंस व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। ये भी क्या है? केमिकल। बेस जो है वो आर द केमिकल्स विच कंजुगेट करते हैं H पॉजिटिव आयंस के साथ। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं जिस तरह HCl है, HCl इज़ इन एसिड है विच गिव्स इट H पॉजिटिव आयंस व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर एंड क्लोराइड इज़ नोन एज द बेस ऑफ HCl। ठीक है, नेक्स्ट पीएच। पीएच क्या है? पीएच इज डिफाइंड एज, अगर हम एसिड बेस की बात करें तो ये हमारे जो हैं एसिड्स की अगर बात करते हैं तो हमारी बॉडी में दो तरह के एसिड्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। एक होते हैं हमारे पास वोलेटाइल एसिड्स और दूसरे होते हैं नॉन वोलेटाइल एसिड्स। वोलेटाइल एसिड्स की एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड है। मतलब जिस तरह वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर जो है आपस में मिलती हैं तो बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और जो नॉन वोलेटाइल एसिड्स होते हैं वो हमारे फिक्स्ड एसिड होते हैं। ठीक है, वो फिक्स्ड एसिड विच आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग डिजीज प्रोसेस और इंजेस्टेड आर्किटोएसिडोसिस हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया, सैलिसाइक्लिक एसिड हो गए। ठीक है, पीएच क्या है? इज डिफाइंड एज द नेगेटिव लोगरिथम टू द बेस ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन अ सोल्यूशन। नॉर्मल जो हमारे ब्लड
pH जो रेंज है वो 7.35 टू 7.45 है। व्हेन pH falls below this range the condition is called acidosis and acidemia। अगर pH हमारी 7.35 से टू 7.45 से कम हो जाए तो हम उसको टर्म देते हैं एसिडोसिस या एसिडीमिया। और अगर राइज हो जाए अबव नॉर्मल रेंज मीन्स 7.45 से अबव हो जाए तो उसको हम कहते हैं अल्कलोसिस या अल्कलीमिया। ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ एसिड बेस बैलेंस कि हमारी बॉडी में एसिड बेस का जो बैलेंस है वो मेंटेन कैसे रहता है। सबसे पहले है हमारे पास बफर सिस्टम, फिर है रिस्पायरेटरी मैकेनिज़्म एंड रीनल मैकेनिज़्म कि हमारी बॉडी में कौन सा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम हमारी जो पीएच है, हमारा एसिड बेस का जो बैलेंस है वो हमारी बॉडी में मेंटेन रहता है। ठीक है। बफर सिस्टम क्या है? बफर्स आर एक्वस सिस्टम दैट टेंड टू रेजिस्ट चेंज इन पीएच चेंजेस व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस इज एडेड। अगर हमारे उसमें कोई भी एसिड या बेस को ऐड किया जाता है तो बफर सिस्टम क्या करता है, हमारी बॉडी में उसकी पीएच को चेंज होने से बचाता है। एवरी बायोलॉजिकल प्रोसेस इज़ पीएच डिपेंडेंट कि कोई भी बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है वो क्या है, पीएच डिपेंडेंट है। पीएच जो है उसकी वो लाजमी होती है। कोई भी एंजाइम होता है तो वो अंडर पीएच ही वर्क कर रहा होता है। अ स्मॉल चेंज इन पीएच मे डिस्टर्ब मैनी प्रोसेस इन बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सॉरी, अगर पीएच जो है अगर उसका कम अमाउंट में भी वो चेंज होती है, मतलब कम होती है या ज़्यादा होती है, तो वो हमारी बॉडी में डिस्टर्बेंस काज करती है। फिर है रिस्पायरेटरी मैकेनिज़्म कि हम रिस्पायरेटरी मैकेनिज़्म जो है इसके थ्रू हम कैसे वो करते हैं, वो हमारी बॉडी जो है वो किस तरह कंपनसेट करती है। नॉर्मली जो होती है CO2 जो होती है वो हमारी क्या होती है, एक्सपायर हो रही होती है एट द सेम रेट एट विच इट इज़ प्रोड्यूस्ड एंड दस CO2 इज़ मेंटेन्ड। मतलब कि जितनी हमारी जितनी हम एक्सेल कर रहे हैं उतनी हमारी क्या होती है, इनहेल भी हो रही होती है साथ में। अगर ब्लड जो होता है क्या होता है, एसिडिक हो जाता है बाय द एडिशन ऑफ फिक्स्ड एसिड। इसमें क्या आती है कि स्टेट आ जाती है हाइपर वेंटिलेशन स्टार्ट हो जाती है। इसमें CO2 जो है वो फ्लश आउट जो होती है वो ग्रेटर रेट में हो रही होती है देन नॉर्मल रेट में। तो इससे क्या होता है, रिडक्शन हो जाती है CO2 लेवल की हमारे आर्टीरियल ब्लड में, और उसकी वजह से H पॉजिटिव जो आयंस हैं वो उनकी कंसंट्रेशन भी हमारे जो बॉडी में ब्लड में कम हो जाती है। ठीक है। तो जो हमारा ब्लड होता है वो क्या होता है, मोर अल्कलाइन हो जाता है, और पीएच जो होती है वो क्या होती है, फिर हमारे ब्लड की चेंज हो जाती है। ठीक है। तो हम इसको अगर ऐसी कंडीशन हो जाए तो इसको फिर मैनेज कैसे करते हैं। अगर हाइपोवेंटिलेशन हो रही है, ब्लड में CO2 का लेवल जो है वो राइज हो रहा है और रिएक्शंस जो हो रहे हैं वो पुश हो रहा है, मतलब कि टू द राइट, विच इन टर्न रिजल्ट इन हाई कार्बोनिक एसिड कंसनट्रेशन इन द ब्लड के कार्बोनिक एसिड की जो कंसनट्रेशन है वो क्या होगी, ब्लड में ज़्यादा हो जाएगी, एंड लेस अल्कलाइन शिफ्ट इन द ब्लड पीएच। हाइपोवेंटिलेशन होगी तो लिमिटेड बिकॉज इट काजेज रिटेंशन ऑफ CO2। हाइपोवेंटिलेशन हो रही है तो क्या है, CO2 की रिटेंशन हो रही है, वो क्या करेगा, विच फर्दर स्टिमुलेट करेगा वेंटिलेशन को। नेक्स्ट है रीनल मैकेनिज़्म कि रीनल मैकेनिज़्म जो है वो किस तरह कंपनसेट करता है। किडनीज जो होते हैं वो क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं ब्लड पीएच को विद द नॉर्मल लिमिट्स बाय कंट्रोलिंग द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट इन ब्लड प्लाज्मा एंड एक्सक्रीशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस इन अ यूरिन। मतलब कि H पॉजिटिव आयंस की जो है वो रिटेंशन हो रही है, और वो हमारे जो किडनीज़ हैं वो क्या करते हैं, रीअब्जॉर्प्शन करवाते हैं, उसको कंट्रोल रखते हैं विद द नॉर्मल लिमिट में, और सोडा जो बाइकार्बोनेट होते हैं उनको उनकी एब्जॉर्प्शन करवाते हैं ब्लड में, और वहाँ से क्या होती है, एक्सक्रीशन होती है H पॉजिटिव आयंस की यूरिन में। एसिड बेस इम्बैलेंस
पहले हमने पढ़ा कि एसिड बेस बैलेंस हम किस तरह रखते हैं, उसमें हमारे पास बफर सिस्टम था, ठीक है, जो हमने पीछे पढ़ा कि बफर सिस्टम ऑफ ब्लड में बफर सिस्टम कैसे काम करता है, रिस्पायरेटरी मैकेनिज्म और रीनल मैकेनिज्म। बफर सिस्टम क्या है? बफर्स आर एक्टिव सिस्टम दैट टेंड टू रेजिस्ट चेंजिंग pH changes when small amount of acid or base is added. Every biological process is pH dependent. A small changes in pH may disturb many process in body of an organism. एसिड बेस इम्बैलेंस, अगर हमारी बॉडी में एसिड बेस का इम्बैलेंस हो जाए तो क्या होता है? एसिड बेस इम्बैलेंस आर कॉमनली इनकाउंटर्ड इन क्लिनिकली प्रैक्टिस especially critical care units. Disturbance in acid base balance are known as acidosis and alkalosis, and these occur mostly due to abnormalities in respiratory system or due to disturbance in metabolism. Acidosis और alkalosis को हम further classify करते हैं respiratory acidosis and respiratory alkalosis, metabolic acidosis and metabolic alkalosis. सबसे पहले हम देखते हैं रिस्पायरेटरी एसिडोसिस क्या है। रिस्पायरेटरी एसिडोसिस इज ड्यू टू inadequate ventilation by the alveoli. This in turn result in the retention of CO2 and fall in blood pH. It may be acute and chronic. ठीक है, ये मेडिकल इमरजेंसी है सच एज एक्यूट पल्मोनरी एडिमा, एटिलेक्टेसिस, ओवरडोज ऑफ सीडेटिव्स। रिस्पायरेटरी एसिडोसिस में क्या है, जो पीएच का लेवल होता है वो कम हो जाता है, एच पॉजिटिव आयन की जो कंसनट्रेशन है वो इंक्रीज़ होगी, CO2 जो है उसका लेवल भी इंक्रीज़ होगा, उसकी रिटेंशन हो रही है हमारी बॉडी में, और कार्बोनेट का जो लेवल होगा वो कम होगा। ठीक है, ये मेडिकल इमरजेंसी है सच एज एक्यूट पल्मोनरी एडिमा, एटिलेक्टेसिस, ओवरडोज ऑफ सीडेटिव्स। अगर कोई पेशेंट पल्मोनरी एडिमा के साथ है तो उनमें रिस्पायरेटरी एसिडोसिस होने के चांसेस हैं, ओवरडोज ऑफ सीडेटिव्स या जो स्लीपिंग पिल्स लेते हैं ओवरडोज अगर उनकी हो जाती है तो उसमें क्लिनिकली पेशेंट जो है वो रिप्रेजेंट करेगा विद साइन सिम्टम्स ऑफ सडन हाइपरकैप्निया, इंक्रीज रिस्पायरेटरी एंड पल्स रेट, इंक्रीज ब्लड प्रेशर एंड डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। Clinically, patient represents with sign symptoms of sudden hypercapnia, increased respiratory rate, pulse rate, and increased blood pressure, decreased level of consciousness. Respiratory alkalosis. Respiratory alkalosis is a result of hyperventilation which may be caused by anxiety, central nervous system injury involving respiratory center. This in turn cause a fall in arterial blood CO2. इसमें क्या होगा, respiratory alkalosis में hyperventilation होगी, may be caused by anxiety की वजह से, कोई भी central nervous system की injury हुई है तो वो क्या करेगा, respiratory center को involve करेगा। इसमें क्या होगा कि जो arterial blood है उसमें CO2 का लेवल जो होगा वो रेस्ट रहेगा, कम हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। और पीएच क्या होगी, पीएच जो है वो हमारी इंक्रीज़ हो जाएगी, एच पॉजिटिव आयन की जो कंसनट्रेशन है वो कम हो जाएगी और CO2 का लेवल जो है वो भी कम हो जाएगा। मेटाबॉलिक एसिडोसिस की अगर बात करते हैं, इज करेक्टराइज्ड बाय अ लो पीएच एंड लो प्लाज्मा बाइकार्बोनेट कंसनट्रेशन। मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या है, पीएच का लेवल जो है वो भी कम हो जाएगा, एच पॉजिटिव आयन की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगी, CO2 का जो लेवल है वो भी इंक्रीज़ होगा और बाइकार्बोनेट कंसनट्रेशन होगी वो कम हो जाएगी। ठीक है, ये इसकी काजेज़ हो सकती हैं, अगर कोई पेशेंट डायबिटिक है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के साथ है, डायरिया के साथ है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हाइपरवेंटिलेशन होगी, रिजल्ट्स इन डिक्रीज CO2 की जो है आर्टीरियल ब्लड में उसका फॉल हो जाएगा। नेक्स्ट है metabolic alkalosis. Metabolic alkalosis is a clinical disturbance characterized by a high pH and high plasma bicarbonate concentration. It can be produced by a gain of bicarbonate or a loss of hydrogen ion. Metabolic acidosis में क्या था, हमारा जो pH का लेवल था वो कम था और बाइकार्बोनेट का लेवल भी कम था, लेकिन मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या है, प्लाज्मा का लेवल जो है वो भी, पीएच का जो प्लाज्मा में लेवल है वो भी हाई है और बाइकार्बोनेट की जो कंसनट्रेशन है वो भी
हाई है। ठीक है, आज का हमारा लेक्चर जो है वो यहाँ पे एंड हो गया। अगर इसमें से कोई क्वेश्चन हो आप तो काइंडली पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, अल्लाह।